Hello and good evening, all of you. Welcome to another lecture of the polity series. We are at the part 5 of the parliament. Now, they are also getting frustrated, but then, parliament is a little lengthy chapter. It's double the length of the fundamental rights. But then, we cannot leave any, scope for कोई क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, जितना हो सकता है उतना तो आपको पढ़ाने की कोशिश करते ही हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लास्ट टाइम फंड की बात की थी, जब हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात की थी, तो आज हम तीनों फंड्स, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैच्योरिटीज एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये तीन टॉपिक हम आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले आपका जो फंड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो मैंने आपको बताया तीन टाइप के फंड है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 266 में। उसके बाद पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, दैट इज आल्सो मेंशन अंडर आर्टिकल 266, एंड देन द लास्ट वन इज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267। जो सबसे ज्यादा पैसा होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है किसी भी अननोन सिचुएशन से डील करने के लिए बनाया गया था, और इसको जो है फाइनेंस सेक्रेटरी होल्ड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। और जो पैसा जो है बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नहीं आता, उसको छोड़ के जितना थोड़ा बहुत पैसा आता है वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आता है। ठीक है, तो ये तीनों हम देख लेते हैं जल्दी से। तो जो है सबसे बड़ा जो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, पैसा दो तरीके से निकाला जाता है कि चार्ज अपॉन इज नॉन वोटेबल। मैंने आपको कल पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आप पिछले लेक्चर में देखेंगे, जाके लास्ट 5 मिनट देखेंगे, तो आपको चार्ज अपॉन एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम, दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां से समझ में आ जाएगा। अब जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो है ये बोला गया है कि जितने पैसा आएगा सरकार को, जितने पैसा जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगा जाएगा, एक्सेप्ट जितना पैसा जो है पार्लियामेंट ऑथराइज करेगी कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में रहना चाहिए, और जो पैसा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आएगा। तो ये मान लीजिए ये सबसे बड़ा पेमेंट, ये सबसे बड़ा बैंक अकाउंट है। ठीक है, तो क्या बोलता है? इट इज अ फंड विच वेयर ऑल रिसिप्ट्स, जो पैसा आया, आर क्रेडिटेड एंड ऑल पेमेंट्स आर डेबिटेड, जो एक्सपेंडिचर होना है, जो पैसा जाना है वो यहां से जाएगा। ठीक है, देन ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आया वो जो है वो यहां से जाएगा। देन ऑल लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, लोन्स एंड बाय वेज एंड मींस ऑफ एडवांसेस। ठीक है, ट्रेजरी बिल्स आप समझ लीजिए एक टाइप के बॉन्ड्स। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होता है ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स में, ये जो होता है कम अवधि के लिए होते हैं। देन लोन्स, भाई सरकार ने कोई लोन उठाया, बाहर से IMF से कोई लोन ले लिया, ठीक है, या किसी चीज से लोन ले लिया। देन वेज एंड मींस ऑफ एडवांसेस, WMA क्या होता है कि कोई सरकार ने पैसा बनाने का कोई प्रोग्राम बनाया कि ऐसे हम पैसा बनाएंगे, तो वो जो पैसा आएगा वो सब कहां जाएगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और क्या जाएगा? ऑल मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स। मान लिया गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा था, हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, मान लिया, ठीक है, तो वहां से कुछ पैसा आया, तो वो पैसा वापस कहां जाएगा? भाई जब गया यहां से तो आएगा भी नहीं। ठीक है, देन ऑल मनी रिसीव्ड बाय all the legally authorized payments on the behalf of government India are made from this fund। भाई जो भी पेमेंट जानी है, ठीक है, जो ये लोन है इसका इंटरेस्ट जाना है, मान लिया, ठीक है, कोई लोन हमने उठा रखा है, ठीक है, सैलरीज हो गई लोगों की, वो जो है उसके लिए जो है पहले पास करना पड़ेगा, एक एक्ट बनेगा, उसके लिए जो है लेजिस्लेटिव एक्शन चाहिए। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में यही फर्क है कि कंटिजेंसी और पब्लिक वाले में तो जो है एग्जीक्यूटिव एक्शन से आप पैसा निकाल सकते हो, बट यहाँ जो पैसा निकालना है वो आपको लेजिस्लेटिव एक्शन से निकालना है। मतलब पार्लियामेंट की ऑथराइजेशन जब आपके पास होगी तब आप इसमें से पैसा निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यही बात है कि पार्लियामेंट्री लॉ और लेजिस्लेटिव एक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर द अप्रोप्रिएशन इशूड और ड्रॉन ऑन फंड्स फ्रॉम दिस अकाउंट, कि अगर इसमें से पैसा निकालना है आपको तो जो है पार्लियामेंट की अप्रूवल लगेगी। ठीक है, ये थी बात किसकी? आर्टिकल 266, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब चलते हैं नेक्स्ट फंड की ओर। नेक्स्ट फंड क्या है आपका? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ये भी आर्टिकल 267 में दिया गया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया 266 में दिया गया। तो कंटिजेंसी फंड क्या है कि ये बोला गया कि यार हमेशा तो ऐसा नहीं कि पैसा जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, तो आपको क्या है कि
पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा तब पैसा निकाल पाएंगे। अब ऐसा कोई इमरजेंसी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो एकदम पैसा कहाँ से पार्लियामेंट को एकदम बुलाएंगे, कहाँ से पैसा निकालेंगे? तो उसके लिए जो है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है। और इसी के लिए लाया गया था एक कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950। तो ये अंडर एक्ट बना, एक्ट भी है इसके लिए, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, ठीक है। ये एक्ट भी है इसके लिए कि कोई भी जो है बेसिकली जो है आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें से पैसा निकाल सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसको जो है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे इसको होल्ड कौन करता है? इसकी जो ऑथराइजिंग अथॉरिटी है प्रेसिडेंट है, लेकिन उनके बिहाफ पे इसको फाइनेंस सेक्रेटरी होल्ड करता है। इसको कौन होल्ड करता है? फाइनेंस सेक्रेटरी होल्ड करता है। तो इसमें से आप पैसा कैसे निकाल सकते हैं? वाया एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है। प्रेसिडेंट साहब ने बोल दिया कि आप पैसा निकाल दो, तो पैसा निकल जाएगा, ठीक है। वाया एग्जीक्यूटिव एक्शन आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें से आप पैसा निकाल सकते हो, याद रखिएगा, ठीक है। इस दो बातों को याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट जो है इसको होल्ड करते हैं, उनके बिहाफ पे फाइनेंस सेक्रेटरी होल्ड करता है, इसमें से जो है एग्जीक्यूटिव एक्शन से पैसा निकाल सकते हैं। तो जो डिस्पोजल है मनी का, इट इज एट द मर्सी ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जा पाया उसको छोड़ के कुछ जो हमने पार्लियामेंट ने अलग से अलाउ कर दिया कंटीजेंसी में, अब कुछ जो है पैसा वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आता है, ठीक है। और वो पैसा भी जो है बेसिकली आपका बेसिकली एग्जीक्यूटिव एक्शन से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वो पैसा भी जो है आप जो है एग्जीक्यूटिव एक्शन से निकाल सकते हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। उस पैसे को भी आप एग्जीक्यूटिव एक्शन से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है, पीएफ का जो पैसा होता है, ठीक है, जुडिशियल डिपॉजिट हो गए, सेविंग्स बैंक डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट्स हो गए, रेमिटेंसेस हो गए, ठीक है। ये सब कहाँ आते हैं आपके पैसे? ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आते हैं, ठीक है। और इससे जो है पैसा एग्जीक्यूटिव एक्शन से आराम से निकाल लेते हैं आप, ठीक है। और बैंकिंग के नेचर के होगी, क्योंकि भाई मान लिया बैंक में जो लोगों का पैसा है, मतलब किसी का पैसा है या पीएफ में जो पैसा वो निकाल सकते हैं कभी भी, अब कहाँ पार्लियामेंट की अप्रूवल लेने जाओगे उसके लिए? तो उसके लिए जो है अलग से आर्टिकल 266 के अंदर ही एक पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया बना दिया गया है, ठीक है। ये थी बात तीनों फंड की। अब देख लेते हैं, वैसे हमने बार बार पढ़ लिया है लेकिन ठीक है दोबारा देख लेते हैं, ये कंसोलिडेटेड हो जाएगी जगह। टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, देखो बिल पास करने के लिए मेजोरिटी लगती है, ठीक है, बिल पास करने के लिए मेजोरिटी लगती है। तो 3-4 टाइप की मेजोरिटी होती है, ठीक है। एक आपकी सिंपल मेजोरिटी होती है, एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी होती है, और 3 प्रकार की स्पेशल मेजोरिटी होती है। तो जल्दी से देख लेते हैं। पहले होती है सिंपल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी सबसे सिंपल, नाम ही बता रहा है, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी सबसे सिंपल, ठीक है। जितने भी लोग आए हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसका हाफ प्लस 1, ठीक है। जितने भी लोग आए हुए हैं हाउस में उस दिन, उसका हाफ प्लस 1 वोट और ले आओगे तो वो आपका सिंपल मेजोरिटी बन जाएगा और आपका बिल पास हो जाएगा। कहां कहां यूज होता है? टू पास ऑर्डिनरी मनी एंड फाइनेंशियल बिल्स। तो याद रखिएगा कि मनी बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी लगती है, ठीक है। जितने भी लोग आए हुए हैं, ठीक है, उसका हाफ और प्लस 1, ठीक है। टू पास नो कॉन्फिडेंस मोशन, एडजमेंट मोशन, सेंसर मोशन एंड कॉन्फिडेंस मोशन। देखो सरकार गिराने में कितनी आसान है, ठीक है, कि सरकार गिराने के लिए भी आपको जो है सिंपल मेजोरिटी लगती है। सरकार गिराने के लिए भी आपको सिंपल मेजोरिटी लगती है, ठीक है। देन फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, मेजोरिटी रिक्वायर्ड इन लोकसभा इज सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। आर्टिकल 67B, देखो आर्टिकल 67B जो है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से डील करता है। ये हमने टॉपिक जो है वाइस प्रेसिडेंट में कर लिया है। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको बड़ी अच्छी तरीके से रिमूव किया जाता है। राज्यसभा में तो उसको इफेक्टिव मेजोरिटी से डील किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है अभी हम 2 मिनट बाद देखेंगे, ठीक है। राज्यसभा में जो है उसको जो है कैसे आप हटाएंगे? इफेक्टिव मेजोरिटी से। बट जब उनका रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है जब वो लोकसभा में आएगा तो लोकसभा उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी। ये बात आप याद रखिएगा, लोकसभा जो है उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी। देन अगर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है तब भी आपको सिंपल मेजोरिटी लगेगी, ठीक है। अच्छा कमेंट बॉक्स में हमें बताओ कि अगर आपको नेशनल इमरजेंसी लगानी है
तब कौन सी मेजोरिटी की जरूरत होती है आपको, ठीक है। और अगर नेशनल इमरजेंसी हटानी है तब कौन सी मेजोरिटी की जरूरत होती है, ठीक है। टू डिक्लेयर स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, प्रेसिडेंट रूल लगाना है तो भी आपको सिंपल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। देन इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें भी जो है सिंपल मेजोरिटी लगती है। देन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 which needs to be ratified by the states requires only a simple majority at state legislatures, ठीक है। तो आर्टिकल 368 के अंदर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करेंगे तो जो पार्लियामेंट पास करेगी वो तो सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी से पास करेगी उस बिल को, लेकिन एक स्पेशल मेजोरिटी ऐसी है जहां पे 2/3 मेजोरिटी आपको पार्लियामेंट की चाहिए एंड दैट शुड बी रेटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स एंड इट डील्स विद द फेडरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और वो जो स्टेट जो है जो रेटिफिकेशन करेंगे वहां पे स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, वहां पे भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ सिंपल मेजोरिटी लगती है, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी मतलब नाम बता रहा है सबसे सिंपल, जितने भी लोग आए हुए हैं उनका हाफ करो प्लस एक वोट और जोड़ दो, अगर उतने आपके नंबर हो गए तो काम सॉर्टेड। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या बोलेगी, हाफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस प्लस 1। अब कितने लोग आए हुए हैं कितने लोग नहीं आए हुए हैं इससे कोई मतलब नहीं है, जितनी स्ट्रेंथ है हाउस की, जितनी स्ट्रेंथ है हाउस की, ठीक है, प्लस 1। तो अगर मान लिया मैं लोकसभा का एग्जांपल ले रहा हूं तो 545 उसकी अगर स्ट्रेंथ है तो आपकी मेजोरिटी के लिए कितने नंबर चाहिए आपको, 273, ठीक है, 273। इनफैक्ट 273 ही वो मैजिकल नंबर है जो सरकार बनाने पे आपको हेल्प करता है, ठीक है, सरकार बनाने के लिए जो आपको हेल्प करता है, ठीक है, सरकार बनाने के लिए जो आपको हेल्प करता है, ठीक है, ये वही मैजिकल नंबर है, ठीक है, ये वही मैजिकल नंबर है, ठीक है, 273। सिंपल मेजोरिटी क्या होगी कि कितने लोग आए हुए उससे कोई मतलब नहीं, जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका हाफ प्लस 1, ठीक है, उसका हाफ प्लस 1, ठीक है। अगली जो मेजोरिटी है आपकी कौन सी है, अगली है आपकी, इससे और टफ, थोड़ी सी और टफ आ गया, इफेक्टिव मेजोरिटी। अलग टाइप की मेजोरिटी है, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी बेसिकली आपकी दो ही जगह यूज होती है, एक तो मैंने आपको बताया था रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 67B, आर्टिकल 67B प्लस रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को आपको हटाना हो, ठीक है। अब देख लेते हैं ये होती क्या है इसमें, इससे पिछले वाले में हमने क्या देखा था, टोटल स्ट्रेंथ, ये थोड़ा सा कम कर देंगे स्ट्रेंथ को, ये आ जाती है इफेक्टिव स्ट्रेंथ पे, ये आ जाती है इफेक्टिव स्ट्रेंथ पे, इफेक्टिव स्ट्रेंथ पे। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या हुई आपकी, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी। मान लिया कोई वैकेंसी, हमने आपको बताया अलग तरीके से कॉज ऑफ कोई रिजाइन करके चला गया, कोई जो है किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो अगर कोई वैकेंसी है तो उसे अगर माइनस कर देंगे हम टोटल स्ट्रेंथ में से तो वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या हो जाएगी, फर्स्ट 1/2 ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, 1/2 ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। दो ही जगह यूज होती है, एक तो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में एंड रिमूवल ऑफ आपका स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बाद आप आ जाते हैं लास्ट टाइप ऑफ मेजोरिटी, दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ मेजोरिटी, ठीक है। स्पेशल काइंड ऑफ मेजोरिटी, और स्पेशल काइंड ऑफ मेजोरिटी मैं आपको बताऊं 3 टाइप की होती है। पहली है एज पर आर्टिकल 249, ये सिंपल बोलती है, यहाँ पे 2/3 वाला गेम आ जाएगा, यहाँ हाफ वाला गेम हट जाएगा। तो आर्टिकल 249 क्या बोलता है, 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग आए हुए हैं और जो वोट, वो उनमें से जो वोट कर रहे हैं उसका 2/3 आपने पा लिया, आप पास करा पाएंगे। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही जगह यूज होती है, टू पास द राज्यसभा रेजोल्यूशन टू एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट। तो हम जब प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ रहे थे कि कब कब जो है पार्लियामेंट के पास पावर आ जाएगी स्टेट पे या स्टेट के सब्जेक्ट पे लॉ बनाने की, तो उसमें से एक हमने ये भी पढ़ा था कि अगर 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग से राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे कि आप स्टेट के इस सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हैं,
तब जो है पार्लियामेंट के पास पावर हो जाएगी कि वो स्टेट के सब्जेक्ट पे लॉ बना लेगा। ठीक है, तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, सिंपल है, जितने लोग आए हुए हैं उसका 2/3 लिया, पास कर दिया रेजोल्यूशन कि हाँ भाई ये स्टेट के लिए, स्टेट के सब्जेक्ट पे आप जो है पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है। एक गेम ये हो गया, या एक टाइप ऑफ मेजोरिटी होगी, स्पेशल मेजोरिटी है सारी, स्पेशल मेजोरिटी का समझ लो 2/3 वाला गेम। ठीक है, देन एज पर आर्टिकल 368 अब क्या हुआ, इसमें क्या आ जाएगा, जितने मेंबर आए हैं 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग तो है ऊपर वाला, प्लस मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। मान लिया अगर ये कम हो गया तो 50, आप ये मान लो कि मिनिमम अगर 545 स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो 273 के आसपास तो आपको चाहिए ही चाहिए मिनिमम वोट, और 2/3 वैसे ज्यादा ही होता है हमेशा, जितने लोग आए हुए हैं हो सकता है 270 बन रहा हो, लेकिन 270 से आपको पास कराने का है, तो टोटल स्ट्रेंथ 2/3 ऑफ द प्रेसिडेंट वोटिंग प्लस टोटल हाफ ऑफ द, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, या मेजोरिटी ऑफ द हाउस, मोर देन 50%। इसमें क्या क्या यूज हो जाता है, अगर आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करना है, नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो कि फेडरलिज्म के प्रोविजंस को इफेक्ट नहीं कर रहा है, अगर तो आपको फेडरल के प्रोविजंस को इफेक्ट कर रहा है तो अलग आ जाएगा। तो केसेस वेयर स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 360 इज यूज्ड, कौन से हो जाएंगे, विच डज नॉट अफेक्ट फेडरल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मान लिया कि आपका फेडरल क्या हो गया कि अगर हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे हटाए जाएंगे, इस टाइप का प्रोविजन हो गया। ठीक है, तो वो क्या एक टाइप का फेडरल प्रोजेक्ट हो गया, भाई हाई कोर्ट का जज कैसे हटेगा, तो ये तो एक फेडरल प्रोजेक्ट है। ठीक है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट जो है अलग हो गया, हाई कोर्ट जो है क्योंकि स्टेट से डील करता है, तो उसमें जो है पोजीशन ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, रिमूवल डिसाइड कर सकते हो आप, रिमूवल डिसाइड कर लोगे आप इस मेजोरिटी से, लेकिन इसके अगले एक खतरनाक मेजोरिटी आएगी जो प्रेसिडेंट को रिमूव करने में यूज होती है। ठीक है, जो प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए भी यूज होती है, वो सबसे खतरनाक मेजोरिटी होती है, उसमें तो आपको 2/3 ऑफ द एब्सोल्यूट चाहिए होती है, 2/3 ऑफ द एब्सोल्यूट चाहिए होती है, वो चौथे टाइप की होती है, उससे अलग होती है। ये कौन से प्रोविजंस अमेंड करेगी, जो फेडरलिज्म नहीं होंगे, तो जैसे ही फेडरल प्रोजेक्ट्स आपके फेडरल जो प्रोविजंस है वो इफेक्ट होने चालू हो जाएंगे, तो जो है उसमें आपको रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट लगेगा, वो थर्ड टाइप ऑफ मेजोरिटी आ जाएगी आर्टिकल 368 के अंदर। तो अगर आप आर्टिकल 368 के अंदर बोलेंगे तो पहली वाली आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आती है वो, ठीक है, दूसरी और तीसरी आती है। ठीक है, तो ये वाली आएगी। ठीक है, तो क्या क्या होगा, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, वैसे मैंने क्वेश्चन पूछा चलो बता दिया कि अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी एज पर आर्टिकल 368 इन बोथ द हाउसेस। ठीक है, देन रेजोल्यूशन बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर क्रिएशन अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर आर्टिकल 169। ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर होती है लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करने की। ठीक है, अब लास्ट टाइप ऑफ मेजॉरिटी देख लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, 2/3 जितने लोग आए हुए हैं प्रेजेंट एंड वोटिंग, इससे पहले क्या था, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की मेजॉरिटी। ठीक है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस की मेजॉरिटी, जो सिंपल मेजॉरिटी भी बोल सकते हो आप उसको, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस रेटिफिकेशन, जीएसटी था। ठीक है, कोई टैक्सेशन मैटर है जिसने स्टेट को इफेक्ट करा, तो रेटिफिकेशन बाय मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, मोर देन half of the states, ratification by more than half of the states। ठीक है, ये फेडरल जो भी फेडरल सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को जो इफेक्ट करने वाले होंगे वो जो है आप इससे पास करेंगे। इसके अलावा एक मेजॉरिटी होती है जो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए की जाती है, दैट इज 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मोस्ट डिफिकल्ट वो सिर्फ प्रेसिडेंट को हटाने के लिए की जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। देखो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं, आप क्योंकि पार्लियामेंट के मेंबर हैं तो आपको कुछ प्रिविलेजेस हैं, आपको कुछ जो है दिया जाएगा। ठीक है, और वो जो है डिवाइड होती हैं इंडिविजुअल प्रिविलेजेस एंड
कलेक्टिव प्रिविलेजेस, ठीक है। लेकिन इससे जानने से पहले आप एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं ये प्रेसिडेंट को अवेलेबल नहीं है, ये प्रेसिडेंट को अवेलेबल नहीं है, दो की प्रेसिडेंट जो है इंटीग्रल पार्ट है, दो की प्रेसिडेंट क्या है, इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट जो है इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। तब भी ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं ये सिर्फ मेंबर्स को अवेलेबल है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है मेंबर नहीं होते हाउस के, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है मेंबर नहीं होते। एक बात और याद रखिएगा कि इनका जो सोर्स है ना ये कहीं कोडिफाइड नहीं है, आर्टिकल 105 में दो प्रिविलेजेस दी गई थी बस, ठीक है। आर्टिकल 105 में या 105 में सिर्फ दो प्रिविलेजेस दी गई थी, और ये बोल दिया गया था कि जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो ब्रिटेन में लोकसभा है, जो वहां के एमपीज को अवेलेबल है प्रिविलेजेस वही अवेलेबल होंगी। उसको फिर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से भी ड्रॉप डाउन कर दिया गया था, ठीक है। तो आज के टाइम पे जो इम्यूनिटीज या आप समझ लीजिए प्रिविलेजेस हैं, दैट इज नॉट कोडिफाइड, दैट इज नॉट कोडिफाइड, और क्योंकि वो कोडिफाइड नहीं है, यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है, इसका कोडिफाइड ना होना इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। कोई कोडिफिकेशन नहीं है, और जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आती हैं, ठीक है। कहाँ से आती हैं देख लेते हैं। एक तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गए, आर्टिकल 105 मैंने आपको बता दिया, दो प्रिविलेजेस वहां लिखी गई, ठीक है। उसके बाद दो प्रिविलेजेस कौन कौन सी लिखी गई कि भैया आपको पार्लियामेंट में बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, आपको जो है बोलने की आजादी है पार्लियामेंट में, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। उसके बाद जो है जो हाउसेज हैं उन्हें जो है राइट टू पब्लिकेशन है इस प्रोसीडिंग्स की, कि उन प्रोसीडिंग्स में क्या क्या हुआ भाई, लोकसभा राज्यसभा की लाइव प्रोसीडिंग्स चलती है ना, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो कोई छीन नहीं सकता। आप मना नहीं कर सकते कि आप जो है लोकसभा राज्यसभा की जो मीटिंग्स आप उसको एयर मत करो, वो उनका राइट है, क्योंकि उनके पास राइट है कि वो अपने जो प्रोसीडिंग्स हैं उसे पब्लिश कर सकें, तो वो पब्लिशिंग चाहे रिटन मीडियम से हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से हो, ठीक है। देन वेरियस लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट ने कुछ लॉज बना दिए कि इतनी इतनी सैलरी होगी, 40 दिन से पहले अरेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। रूल्स ऑफ दी बोथ दी हाउसेस, कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ लोकसभा एंड रूल्स ऑफ राज्यसभा, उसमें कुछ प्रिविलेजेस लिख दी गई, कुछ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन बन गए, कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन आ गई, ठीक है। कुछ जुडिशियरी ने जो है प्रोनाउंस कर दिए जजमेंट्स, वहां से उन्हें जो है बेसिकली कुछ प्रिविलेजेस मिल गई, ठीक है, कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से प्रिविलेजेस मिल गई, ठीक है। दीज आर दी वेरियस सोर्सेज ऑफ प्रिविलेजेस। देन मैंने आपको बताया दो टाइप में डिवाइड होती हैं, कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं, कुछ जो है कलेक्टिव प्रिविलेजेस हैं। भाई इंडिविजुअल प्रिविलेजेस कैसे हैं देख लेते हैं जल्दी से। आप ड्यूरिंग दी सेशन चल रहा है उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक जो है किसी भी एमपी को या मेंबर ऑफ द हाउस को अरेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और ये जो इम्यूनिटी है ये सिर्फ सिविल केसेस में अवेलेबल है, ये सिर्फ सिविल केसेस में अवेलेबल है, क्रिमिनल केसेस में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्रिमिनल केसेस में अवेलेबल नहीं है। एक इम्यूनिटी ये है। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि पार्लियामेंट में आपने एक व्यक्ति ने पार्लियामेंट में या हाउस में, स्टेट के केस में हाउस में कुछ भी कहा, उसको आप जो है नॉट लायबल इन द कोर्ट, ठीक है, यू आर नॉट लायबल इन द कोर्ट, यू आर लायबल टू द हाउस, ठीक है। हो सकता है कि ये अभी हम देखेंगे कि ये प्रिविलेज हो तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी हो, ठीक है। आपको जो है एक आपसे एक्सपेक्टेड है एज एन एमपी कि आप जो है मर्यादापूर्ण भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आपने जो है गाली गलौज कर दी। अब गाली गलौज कर दी तो पार्लियामेंट में करी आपने, तो कोर्ट उसमें कुछ नहीं करेगा, आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने मेरे को गाली वाली दे दी। लेकिन हाउस जो है आप पे एक्शन ले सकता है क्योंकि वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, आपको एक प्रिविलेज दी गई कि आप बोल सकते हैं, इसका मतलब थोड़ा ना कि आप कुछ भी बोले, तो दैट इज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। अच्छा आगे हम देखिए एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, उसके साथ कंटेम्प्ट ऑफ हाउस भी आ जाता है। तो ये दोनों मिक्सचर ही है कि आप हो सकता है कि जब आपने एक अपनी प्रिविलेज ब्रीच करी तो आपने हाउस की अवमानना करी, हाउस की जो डिग्निटी थी उसे हर्ट किया,
तो हो सकता है आप ब्रीच ऑफ प्रिविलेज भी करें अपनी और आपने कंटेम्प्ट ऑफ हाउस भी किया हो, ठीक है। बट देन ये तो है कि आपको जो है कोर्ट में लायबल हैंड नहीं किया जाएगा, आप कुछ भी बोलें, ठीक है, आप कुछ भी बोलें पार्लियामेंट में, आपको कोर्ट में वो नहीं किया जाएगा, बुलाया जाएगा। देन जूरी सर्विस से आप फ्री हैं, ऐसा नहीं आपको बुला लिया, ऐसा है कि भैया आओ गवाही दो यहाँ पे, जरा हमें बताओ इस केस में कैसा हुआ। जूरी सर्विस से वो एग्जेम्प्टेड है कि विटनेस के रूप में आ जाओ, एविडेंस अपीयर करो, ये सब जो है उनको इम्यूनिटी है, ये सब उनकी इंडिविजुअल प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। फिर उन्हें कुछ कलेक्टिव प्रिविलेजेस भी हैं, ठीक है। जैसे वो कलेक्टिव प्रिविलेजेस क्या है, बहुत सारी हैं कि वो उसको जो है पब्लिश कर सकते हैं, अपनी जो पब्लिकेशंस हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स हुई, ठीक है। उसके बाद सीक्रेट मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं वो, ठीक है, सीक्रेट मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं, सीक्रेट मीटिंग हेल्ड कर सकते हैं। उसमें सीक्रेट मीटिंग में क्या होता है, जो भी कॉरिडोर में लोग खड़े होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है पब्लिश कर सकते हैं अपनी प्रोसीडिंग्स को, ठीक है। और क्या क्या प्रिविलेजेस है उनको, ठीक है। कोर्ट जो है जो भी प्रोसीडिंग्स होगी उसमें इंक्वायर नहीं करेगा, ठीक है। तो कोर्ट के नो कोर्ट इंटरफेरेंस है, कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा उसमें, ठीक है, कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। और क्या होगा कि अपने रूल्स खुद बना सकते हैं, ठीक है, और अपने रूल्स खुद बना सकते हैं वो कि हम अपने आप को कैसे गवर्न करेंगे, तो खुद ही देखो, जो रूल्स ऑफ लोकसभा है वो लोकसभा ने तो बनाए हैं, ठीक है, रूल्स खुद बना सकते हैं। उसके अलावा किसी भी मेंबर का अरेस्ट होता है, ठीक है, डिटेन किया जाता है, ठीक है, तो उसकी इमीडिएट जो है आप सूचना देंगे स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या राज्यसभा के केस में चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन को, ठीक है। ये सब इन्हें राइट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और वो किसी को बुला भी सकते हैं, अगर मान लिया मैंने लोकसभा के खिलाफ या कुछ कह दिया तो हो सकता है मुझे कल को बुला लेंगे, आपने जो है ब्रीफ ऑफ हमारा जो है कंटेम्प्ट ऑफ हाउस किया है तो उसको बुला लेंगे वो, ठीक है। किसी भी को भी बुलाने की उनको पास पावर भी है, तो ये उनकी कलेक्टिव प्रिविलेजेस है, ठीक है। छोटा सा लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक है ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस एंड कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। ये आप समझ लीजिए कि एक इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि जैसे आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, आपने गाली गलौज कर दी, ठीक है, तो कोर्ट में तो आपको लायबल हैंडल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आपकी एक प्रिविलेज है, कोर्ट में आपको नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन आप क्या है, आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस किया जा सकता है, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ हाउस किया जा सकता है। या मान लिया आपने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ दिया सबके सामने, तो क्या है, आप पे जो है कंटेम्प्ट ऑफ हाउस भी हो सकता है, आपने जो है अपने प्रिविलेज को जो है तोड़ा है। तो ये इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं, कोई भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कंटेम्प्ट ऑफ हाउस हो सकती है और कोई भी कंटेम्प्ट ऑफ हाउस ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की वजह से हो सकता है। तो ये इसके बीच में डिफरेंस है। और जो ये प्रिविलेजेस हैं ये मैंने आपको बता दिया कि ये कोडिफाइड नहीं है, ये कोडिफाइड नहीं है, बस इतने याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग जो है बेसिकली आगे और फंक्शंस देखेंगे पार्लियामेंट के। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट feel free to tell us in the comment box. Bye bye, take care and see you.